हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मेघा। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम। एंड इसमें भी 3 मेथड्स होते हैं, जो कि 2 मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज है बारी थर्ड मेथड की, दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। और इससे पहले जो 2 मेथड हमने कवर अप किए हैं उनका नाम आपको पता ही है, दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड। तो ये जो वीडियो है ये टोटली एक्सपेंडिचर मेथड पे डिपेंडेंट रहेगी, राइट। तो ओवरऑल यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में समझेंगे। और शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने कभी भी मेरे चैनल से कंटेंट देख के और उससे कुछ भी आपको बेनिफिट लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स लर्न विद मेघा। ओके, सो लेट्स डिस्कस फर्स्टली कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। तो इसमें एक तो हम एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में जानेंगे, ठीक है, उसको और डिटेल में समझेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन करके, मतलब उसके कंपोनेंट्स को समझेंगे। एंड क्योंकि ये मेथड कहीं ना कहीं नेशनल इनकम को सॉल्व करने में या कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, तो उस बेसिस पे हम इसके स्टेप्स भी समझेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम को कैसे कवर अप करें, कैसे कैलकुलेट करें। ओके, सो फर्स्टली एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, यहाँ पर एक तरह से खर्चे के थ्रू आपको इनकम निकालनी है, वो भी पूरी इकोनॉमी की। तो ये एग्जैक्टली आप इकोनॉमी में से कौन सा ऐसा खर्चा है जो ऐड करेंगे अपने पास, या जिसका आप अपने पास डेटा कलेक्ट करेंगे सो दैट आप इकोनॉमी की नेशनल इनकम निकाल पाएँ। तो वो खर्चा है ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी इकोनॉमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उन फाइनल गुड्स और सर्विसेज को जो जो लोग परचेज कर रहे हैं, मतलब जो जो जितना जितना उस पर खर्चा कर रहे हैं, वो पूरा डेटा कलेक्ट किया जाएगा नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए, राइट। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। फ्रॉम द मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर 4 सेक्टर्स: हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कहीं ना कहीं जो फाइनल एक्सपेंडिचर या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये इन सेक्टर्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो अब लेट्स से कि आपने मान लीजिए वो एक्सपेंडिचर ऐड कर लिया, चारों आपको डेटा मिल गया, आपने सबको ऐड कर लिया। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास क्या आएगा, आपके पास तब आपकी इकोनॉमी की आ जाएगी जीडीपी या टेम्पी, राइट। इसका मतलब जब हम इकोनॉमी की ओवरऑल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं या ऐड कर लेते हैं, वो वाला एक्सपेंडिचर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे किया जा रहा है अलग अलग सेक्टर्स के थ्रू, तो जब हम इन सब एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एट एमपी, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, ठीक। अब एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर मेथड के कुछ ऑल्टरनेट नेम्स हैं। ऑल्टरनेट नेम्स का क्या सेंस है कि आप अगर मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, आपका क्वेश्चन एकदम सिंपल है लेकिन ऑल्टरनेट नेम के थ्रू आ गया, तो वहाँ पर आप फंस जाएंगे। तो आपको इसलिए ऑल्टरनेट नेम्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेट नेम को पता करने का या फिर लर्न करने का एक सिंपल सा लॉजिक है, मतलब सिंपल सा एक तरीका है। आप ना इसको लर्न मत कीजिए, उल्टा आप इसको लॉजिक समझिए इसके पीछे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके 3 मेथड्स हैं। अब मैं इसको आपको इसका लॉजिक समझा देती हूँ, अकॉर्डिंगली आपको ये चीज़ें लर्न करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। जैसे कि पहला मेथड का नाम दिख रहा है हमें, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। तो आपके जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है इकोनॉमी में, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्यों परचेज करेंगे, या तो उनकी कंजम्पशन नीड को फुलफिल करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट नीड को फुलफिल करने के लिए। तो अकॉर्डिंगली एक इसका नाम हो जाता है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कि आप मार्केट गए, आपके पास कुछ अपनी आपकी इनकम है, आप मार्केट गए अपने लिए कुछ परचेज करने, तो आपने क्या किया, अपनी इनकम को डिस्पोज ऑफ किया। अकॉर्डिंगली आपने, मतलब डिस्पोज ऑफ करना मतलब खर्चा किया, तो उसी को आपने दूसरा टर्म दे दिया इनकम डिस्पोजल मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर को ही दूसरे वे में बोल दिया इनकम डिस्पोजल। एंड थर्ड इज, जब भी आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे कुछ भी एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो फाइनल एक्सपेंडिचर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको फाइनल एक्सपेंडिचर भी कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉजिक इन सबके ऑल्टरनेट नेम्स के पीछे का। अब मुझे नहीं लगता आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत है, अगर आपने एक दो बार भी इस वीडियो को देख लिया प्लस नोट्स बना लिए, अपने एक काम माइंड से समझ लिया, तो आपको ये चीज़ ना एग्ज़ाम में यूं ही आप क्रैक कर लोगे कि ओके ये नाम है तो इस नाम के पीछे का लॉजिक ये है, तो इसलिए हमें ये वाला मेथड यूज़ करना है, राइट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर की। तो यहाँ पर बात करेंगे, अब हम जो एक्सपेंडिचर मेथड है ना उसको और अच्छे से बाइफरकेट करके देखेंगे कि एग्जैक्टली एक्सपेंडिचर को किस तरह से यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। अलग अलग सेक्टर्स जो एक्सपेंडिचर करते हैं तो उनकी कुछ कैटेगरीज बना दी गई हैं। तो
जैसा कि मैंने पहले भी बोला था 4 सेक्टर्स हैं आपके पास, तो 4 सेक्टर्स में जो अलग अलग तरह के खर्चे हो रहे हैं उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। आप ऐसा मत समझिएगा कि इसी एक एक सेक्टर को एक एक कैटेगरी दी है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ सेक्टर्स में आपस में मिसमैच, मतलब एक दूसरे का लिंक भी है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि टोटली हाउस होल्ड का अगर सारा खर्चा है तो वो एक ही में आएगा और गवर्नमेंट का एक ही में आएगा। कुछ कुछ एक इसके पीछे का पॉइंट ये है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इस तरह से इसको बांटा गया है। ठीक है, तो वो अभी आप समझेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं सबसे पहले हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, जिसको डिनोट करते हैं सी से। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला एक्सपेंडिचर जो है, जो ये हाउस होल्ड के थ्रू होता है और हाउस होल्ड के साथ साथ ये प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होता है। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड कर रहे हैं या फिर प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, किस पर? ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स पे। कंज्यूमर गुड्स ऑलरेडी आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे बस मैं एक रिपीट करने के लिए बता देती हूँ। 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स होते हैं। तो अगर इन चारों गुड्स में से कुछ भी परचेज किया जा रहा है, उस पर एक्सपेंसेस बियर हो रहे हैं हाउस होल्ड के थ्रू या प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के थ्रू, तो वो आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन अगेन मैंने जैसा बोला था कि टोटली आपको सिर्फ इसी बात पर रिलाई नहीं करना है कि हाउस होल्ड का सारा खर्चा इधर, ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन आ गया। अब एक्सेप्शन में देखिए क्या है कि एक्सपेंडिचर ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज। मतलब लेट्स से कि एक हाउस होल्ड का ही पर्सन है, उसने अपने लिए कोई घर खरीदा या फिर उसने एक जगह खरीदी और वहाँ पर नया घर बनवा रहा है, वो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, तो ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये दूसरी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसका एक इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के पार्ट से इसको देखेंगे, इसलिए इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के पार्ट कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें सिर्फ कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, इन सब पे जो भी खर्चे होते हैं हाउस होल्ड के थ्रू एंड नॉन प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के थ्रू, वो सारे आपके इसमें कवर अप होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर सर्विस मैं एक बार जस्ट आपके लिए रिपीट कर देती हूँ कि जैसे कि आप मान लीजिए आप अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की सर्विस अवेल करने जाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो कंज्यूमर सर्विस हो गया। ठीक है, वो आप क्या एक तरह से आप अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए सर्विस अवेल करने गए, तो वो कंज्यूमर सर्विस पे एक्सपेंडिचर हुआ। इसी तरह अगर आपने मिल्क परचेज किया, ब्रेड परचेज किया, या जो भी जो भी सामान है जिसकी शेल्फ लाइफ लिमिटेड है, तो वो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आता है। और जिसको आप ज़्यादा समय के लिए यूज़ कर सकते हैं वो ड्यूरेबल गुड्स कहे जाते हैं, जैसे फर्नीचर, वॉशिंग मशीन। तो इस तरह की चीज़ों पर जब एक्सपेंडिचर होगा तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। नाउ नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो ये वाला जो एक्सपेंडिचर है ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है, बट किसके थ्रू होता है, ये जनरल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। और कहाँ होता है, ये ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे होता है, जैसे डिफेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इस तरह की सर्विसेज पे अगर गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर कर रही है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो वो आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में माना जाएगा। राइट, तो अच्छा एक चीज़ और जनरली कि गवर्नमेंट भी, आपने देखा होगा कि कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज भी होती हैं, कुछ प्राइवेट फर्म्स भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपकी सिर्फ नोटिस के लिए या आपकी नॉलेज के लिए बताई गई है कि गवर्नमेंट जब भी कोई प्रोडक्शन यूनिट अगर वो चला रही है, रन कर रही है, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होते हैं, वो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा अभी आप इतना ही समझेंगे इस कैटेगरी में, तो वही काफ़ी है, क्योंकि जैसे जैसे आप और कैटेगरी को डिस्कस करते जाएंगे आपको बाकी चीज़ें भी समझ में आती जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सूटेबल रहेगी। ठीक है, अब थर्ड है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई से डिनोट होता है। अब इसमें क्या है, इसमें वो वाला एक्सपेंडिचर कैटेगराइज किया गया है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे हो रहा है, बट किसके थ्रू हो रहा है, प्रोड्यूसर्स के थ्रू। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक्सपेंडिचर वो है जो प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, राइट, कोई इक्विपमेंट लेकर आए, तो वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, उसकी कोई प्रोडक्शन यूनिट है प्रोड्यूसर की उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर ऑफ कोर्स, तो वो जो प्रोडक्शन यूनिट है उसमें अगर लेट्स से कि उनको मान लो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए वो मशीनरी परचेज करेगा, तो इसके लिए उसने क्या किया, एक मशीनरी में इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सपेंडिचर हुआ ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसलिए कहा जाता है। ठीक,
तो अच्छा, अब इसको आप थोड़ा-सा और डिटेल में समझेंगे तो बहुत अच्छा ही रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ज़रूरी नहीं है, ये न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, एक तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एक दूसरा नाम भी है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो मेजर कंपोनेंट्स बताए गए हैं, एक है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ये वो वाला एक्सपेंडिचर है जो कि फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए बेयर किया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी इसकी 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। फिक्स्ड एसेट्स पे तो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स में भी आपको अलग-अलग तरह के एसेट्स होते हैं, तो इस वजह से इसमें आपको और बाइफरकेट करके बताया गया है। तो एक तरह से होता है, एक फर्स्ट होता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि कोई भी बिजनेस फर्म जो होती है, जब अपनी बिजनेस के लिए कुछ फिक्स एसेट्स परचेज करती है, जैसे न्यू प्लांट हुआ, मशीनरी हुई, इक्विपमेंट हुए, इस तरह की चीज़ें। अब दूसरा जो हमने हाउस होल्ड में, आपको याद होगा कि हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था, वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर लिया जाता है। वो क्या है? ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई पर्सन परचेज करेगा या कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस करवाएगा, मतलब हाउस होल्ड के थ्रू, हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू अगर कोई हाउस खरीदा जा रहा है या फिर कोई नए हाउस को कंस्ट्रक्ट करवाया जा रहा है, तो वो ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। एंड देन थर्ड इज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? ये जैसे गवर्नमेंट जो होती है, अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था शायद कि आप सिर्फ सेक्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे खर्चे की जो एक तरीका है, जो कैटेगरी है, वो डिपेंड कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट वाली जगह पर आएगा या फिर कंजम्पशन वाली जगह पर आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है? ये गवर्नमेंट के थ्रू एक एक्सपेंडिचर किया जाता है। वो किस लिए? जैसे कि वो फ्लाईओवर्स कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, रोड्स करवाते हैं, ब्रिजेस करवाते हैं, तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर है, ये कौन बियर कर रहा है? कर तो गवर्नमेंट रहा है, लेकिन ये एक तरह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार से आप ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर न्यूमेरिकल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और उसी की वजह से उनके जो एग्रीगेट्स का, जो लेट्स से कि नेशनल इनकम के अलावा और भी डिफरेंट एग्रीगेट्स भी पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बस आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई गलती नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज इसका जो दूसरा कंपोनेंट है, पहला मेजर कंपोनेंट था ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नाउ सेकंड कंपोनेंट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? इट रेफर्स टू फिजिकल चेंज इन दी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। जैसे कि प्रोड्यूसर्स के पास, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि प्रोडक्शन यूनिट पे काम चल रहा है, ठीक है। तो वो प्रोडक्शन यूनिट जो है, वो अल्टीमेटली हर साल जो उनका ओवरऑल ईयर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, हम वो तो काउंट अलग कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो रॉ मटेरियल उसके पास अवेलेबल है, या फिर कुछ गुड्स ऐसे हैं जो सेमी फिनिश कंडीशन में पहुंच चुके हैं, कुछ फिनिश प्रोडक्ट बन चुके हैं, लेकिन अभी फैक्ट्री के बाहर नहीं पहुंचे हैं, मतलब लोग उसे अभी कंज्यूम करने के लिए खरीद नहीं सकते, क्योंकि अभी वो फैक्ट्री में जो गुड्स है वो बन के रेडी हो गया है, ठीक है। तो वो फिनिश गुड्स की कैटेगरी में आएगा। तो ये एक तरह से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में आता है, ये आपका एक स्टॉक है ना, तो इसलिए इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वाली जगह पर रखा जाता है, ठीक। तो ये क्या है? इट रेफर्स टू फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स लाइंग विद द प्रोड्यूसर। अब आप कहेंगे यहाँ पे फिजिकल चेंज क्यों आ रहा है? तो चेंज इसलिए क्योंकि आप चेंज इन स्टॉक निकालेंगे। यहाँ पे आप क्या निकालेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो उससे आपको सिर्फ जिस अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है, उस अकाउंटिंग ईयर का स्टॉक आपके सामने आ जाएगा, उसका डेटा सामने आ जाएगा। इससे क्या होगा कि जो लास्ट ईयर कुछ हुआ है या नेक्स्ट ईयर भी कुछ होना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका सेम ईयर के अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंगली ना आपकी डेटा मैच करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब देखिए नेक्स्ट कुछ नहीं, इसमें अभी मैंने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हमने पढ़ा था, उसी को मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाया है या दिखाने की कोशिश की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ऊपर इसका मेन हेडिंग देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको GDCF भी बोल सकते हैं, या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, या सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, तो कुछ भी नाम इसका हो सकता है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन आप जानते ही इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है, तो ये वही है, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक। अब इसके मेजर 2 कंपोनेंट्स देखिए यहाँ पर हैं, तो वो क्या है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF। अगेन आपको GFCF या GDCF में ज़्यादा अगर कंफ्यूज मत होइएगा, आप मेन इसका हेडिंग प्रॉपरली समझिएगा।
तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये दोनों आपको सब हेडिंग दिख रही हैं। अब इसमें भी क्लियरली मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में 3 सब हेडिंग जो हमने पढ़ी थी, तो ये क्या है, ये वो वाला इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो कि फिक्स एसेट्स पे किया जा रहा है। बट फिक्स एसेट्स यहाँ पे 3 तरीके से हमने पढ़े थे, तो एक था ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक था ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड वन वाज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करूँ, आपको रिमाइंड करवाने के लिए एक चीज़ बता दूँ कि ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्म्स के थ्रू किया जा रहा है। मतलब इसमें कौन सा सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फर्म कर रही है। ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू हो रहा है, और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू हो रहा है, राइट। एंड देन नेक्स्ट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक बताता है इसमें आपकी जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो भी एट द एंड ऑफ द डे जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स चल रही हैं हमारी कंट्री में, उनके पास इस साल एग्जैक्टली स्टॉक कितना है ना, एडिशन ऑफ स्टॉक कितना हुआ है। तो चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो, चाहे सेमी फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो। सेमी फिनिश गुड्स क्या होते हैं, जो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में डाल दिए गए हैं कि उनके ऊपर वैल्यू एडिशन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी वो फिनिश गुड्स की कैटेगरी में नहीं आया, मतलब पूरी तरह वो बने नहीं है, तो वो भी आपके स्टॉक में, एडिशन टू स्टॉक में काउंट होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लास्ट कैटेगरी इज नेट एक्सपोर्ट्स। तो जैसे कि हमने बात की थी, अब लास्ट जो आपके खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं, वो अलग अलग तरीके से आपने देखा, तो अब एक एक्सपेंडिचर और बचता है। ये एक्सपेंडिचर क्या है, ये बताता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में डिफरेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है वो वाला एक्सपेंडिचर जो फॉरेनर्स कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, जैसे हमारे इंडिया में जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स हैं, है ना, हमारे यहाँ जो भी गुड्स को प्रोड्यूस किया गया, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया गया है, कोई भी कंट्री हो उसके अंदर जो भी डोमेस्टिकली गुड्स प्रोड्यूस किए हुए हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उस पर अगर कोई फॉरनर क्लेम कर रहा है, क्लेम एज इन कि एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो वो एक तरह से एक्सपोर्ट ही तो हुआ ना, है ना। चाहे वो आप इंडिया में आके कर रहा हो, इंडिया में आके वो परचेज कर रहा है, या फिर लेट्स से नॉर्मली एक्सपोर्ट्स आप जानते ही हैं कि एक्सपोर्ट इज समथिंग कि बाहर के जो भी अब्रॉड से किसी ने ऑर्डर किया है इंडिया की चीज़ों को लेकर, तो फिर वो क्या हो गया, हम यहाँ के लोग जो हैं, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, वो उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके थ्रू उनके पास क्या आएगी, एक तरह से उनके इन रिटर्न उनको कुछ इनकम जनरेट होगी। बट एनीवे हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसी तरह इम्पोर्ट्स को समझिए। इम्पोर्ट्स क्या होता है, इस इम्पोर्ट्स वो वाला खर्चा होता है जो हमारे यहाँ के रेसिडेंट्स के थ्रू होता है। एक्सपोर्ट तो खर्चा हो रहा है फॉरनर्स की साइड से, और इम्पोर्ट्स जो खर्चा हो रहा है, जो इम्पोर्ट्स पे अगर जो भी पैसा लग रहा है, वो किसके थ्रू लग रहा है, वो हमारे यहाँ से लग रहा है, मतलब हमारे जो रेसिडेंट्स हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं इंडिया के, उनके थ्रू अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि अब्रॉड में प्रोड्यूस हुई है, अगर वो परचेज कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पर कि इस एक्सपोर्ट्स को तो आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है, और इम्पोर्ट को माइनस करेंगे। या अभी हमने स्टार्टिंग में यही तो बात की थी कि जितने भी एक्सपेंडिचर हैं कंट्री के अंदर, वो सारे, अगर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो सारे एक्सपेंडिचर को हम एक जगह ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स भी आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए ही तो एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स ऐड होगा। और इम्पोर्ट क्या है, इम्पोर्ट कहीं ना कहीं वो माइनस कर देंगे, जिससे कि आपका कुछ भी डेटा में ना कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। इस वजह से आपका पहले ही यहाँ पर हम इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, इसका नेट एक्सपोर्ट्स निकाल लेते हैं हम। सीधा सीधा नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब हो गया एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट माइनस कर देंगे, एंड देन उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम फुल जो फाइनल एक्सपेंडिचर में हम कैलकुलेट करते हैं, सम अप करते हैं, उसमें उस डेटा को ले लेंगे। ठीक है, इसमें आप ज़्यादा डिटेल में अगर आपको कन्फ्यूजन भी हो रहा है तो इट्स ओके, आपको सिंपल इतना याद रखना है कि इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस लिया जाता है, और क्यों लिया जाता है, या इसका पर्पस जो है वो आपको जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल वाला पार्ट देखेंगे, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर यहाँ पर फॉरनर्स के थ्रू हुआ एक्सपोर्ट्स वाला, और एक्सपेंडिचर जो हमारे थ्रू हुआ रेसिडेंट्स के थ्रू वो इम्पोर्ट वाला, इन दोनों का हम ट्रीटमेंट कर देंगे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करके, और वो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा। ठीक, अब ये देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर में जो हमने बात की थी वो यही तो बात की थी, तो क्या क्या हो गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड नेट एक्सपोर्ट। जब आप इन चारों को ऐड कर लेंगे, है ना,
तो इन चारों को ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्री का ओवरऑल एक्सपेंडिचर आ जाएगा जो कि लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में लगा रहे हैं, अपना मनी लगा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगा आपके पास, कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपके इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं उस पर जितने लोगों ने जो भी खर्चा किया वो सब इनके हेल्प से आपको एक एक्सपेंडिचर का डेटा मिल जाएगा, राइट। अब बात करते हैं हमारा थर्ड पार्ट की, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब आपने एक्सपेंडिचर मेथड का ओवरऑल कंपोनेंट समझ लिया, ठीक। तो अब हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक्सपेंडिचर मेथड है ना, उसके थ्रू आपका मतलब जब आप फाइनल एक्सपेंडिचर सारे ऐड अप करते हैं तो आपके पास आ जाता है जीडीपी एट एमपी। अब पॉइंट ये है कि जीडीपी एट एमपी तो निकल गया, निकाल लेंगे अपन, लेकिन हमें तो नेशनल इनकम निकालना है जो कि है एनएनपी एट एफसी। तो उसको निकालने के लिए हमें कैसे इसका एडजस्टमेंट करना है वो देखिए। हमने ये सारे एडजस्टमेंट पहले भी पढ़े हैं, बट अगेन इसके लिए आप दोबारा से समझिए। जीडीपी एट एमपी है आपके पास। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि ये देखना होगा कि जब हमें जीडीपी या टेम्पी से एनडीपी या टेम्पी पे पहुंचना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हमेशा समझाया है, आप एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में जब जाएंगे तो सिर्फ एक एक चीज़ को कंसिडर करेंगे। मतलब जैसे आपने यहाँ पे जीडीपी या टेम्पी में सिर्फ जी को पहले चेंज करेंगे, सीधे सीधे एनएनपी या टेफसी से डायरेक्ट आप पूरा नहीं पहुंचेंगे। तो उसको ट्रीट करने के लिए ग्रॉस से नेट पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि ग्रॉस से नेट पे पहुंचने के लिए आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, जी एनडीपी या टेम्पी, राइट। अब एनडीपी या टेम्पी आ गया, तो एनडीपी या टेम्पी को अब हमें चेंज करना है एनएनपी या टेम्पी में, राइट। तो एनएनपी डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए आप हमेशा एनएफआई को ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं, राइट। अब ये इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपने ऑलरेडी हमारे चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, आप उसको देखिएगा अगर आपको यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो, क्योंकि इसका जो बेस है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लास्टली एनएनपी एट एमपी को हमें चेंज करना है या हमें इसको फाइनली कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी में। मतलब ये होता है आपका नेशनल इनकम का एग्रीगेट। नेशनल इनकम को जब आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो एनएनपी एट एफसी बोलते हैं। तो एमपी से एफसी को कन्वर्ट करने, एफसी तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स उसमें से डिडक्ट, राइट। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास आ जाएगा एनएनपी एट एफसी, राइट। तो इस तरह से आप नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आता है, कुछ भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स लर्न विद मेघा। थैंक यू।